गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रिसर्च मेट्रोलॉजी में हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा जाएगा। प्रकल्पनाएं क्या है, व्हाट इज हाइपोथेसिस या प्रकथन क्या है, उसके बारे में हम पढ़ा जाएगा। हाइपोथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हाइपो, दूसरा थीसिस। हाइपो का अर्थ होता है कम और थीसिस का अर्थ होता है शोध लेखा। शोध लेखा से कम निश्चित करना ही हाइपोथेसिस कहलाता है। समस्या के निराकरण के लिए सुझाया गया तथ्यात्मक साध्य ही हाइपोथेसिस कहलाता है। समस्या के निराकरण के लिए सुझाया गया तात्कालिक साध्य ही प्रकथन या प्रकल्पनाएं कहा जाता है। हाइपोथेसिस के कई वैज्ञानिकों ने क्या नाम है कि तमाम परिभाषाएं दी है। जैसे थियोडोरसन ने 1969 में उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि प्रकल्पनाएं कुछ तथ्यों के बीच संबंध में दावे के साथ किया हुआ एक प्रज्ञात कथन है। थियोडोरसन ने 1969 में बताया कि प्रकल्पनाएं कुछ तथ्यों के बीच संबंध के दावे के साथ किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट स्टेटमेंट होता है, जिसे हम हाइपोथेसिस कहा जाता है। वही कैरलिंगर ने 1973 में इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि हाइपोथेसिस का अनुमान से कहा जा सकता है कि दो से अधिक चर के बीच संबंधों को बताता है। कैरलिंगर ने 1973 में इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि दो से अधिक चरों के बीच संबंधों को बताता है। कहने का मतलब है कि जो कैरलिंगर ने डिफाइन किया था कि जो वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है। जैसे हम जो नेम होता है, सेक्स होता है, धर्म होता है, एजुकेशन होता है, व्यवसाय होता है, परिवार का स्वरूप होता है, ये जितनी वेरिएबल्स होता है इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंधों को बताता है, उसे हम हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं कहा जाता है। वहीं पर ब्लैक और चैंपियन ने 1976 में इसकी परिभाषा व्यक्त करते हुए कहा कि किसी वस्तु के विषय में अनुसंधानकर्ता कथन जिसकी वैधता आमतौर पर अज्ञात हो। जैसे अगर हम कोई अपनी समस्या का चयन जब करते हैं, जब समस्या का टॉपिक लेके आप आगे बढ़ते हैं, तो किसी जिसका ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं सोशियो इकोनॉमिक्स कि हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक्स उसकी अच्छी है, लेकिन एक जनरलाइजेशन जब जनरल एक समान जानकारी के अनुसार कहते हैं कि हाँ, बाहर से या दूर से देख के आभास कर सकते कहते हैं कि हाँ उनकी सोशियो और इकोनॉमिक अच्छी है। लेकिन जब अपने रिसर्च टेक्निक टूल्स के माध्यम से जब हम अपने रिसर्च एरिया में जब सर्वे करने जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि नहीं, कुछ लोगों की जो है सोशियो और इकोनॉमिक अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे हाइपोथेसिस हमने अपना टेस्ट किया। जो अपनी उपकल्पनाएं थी या प्राकथन थी या प्राकल्पनाएं थी, उसके बारे में हमने टेस्ट किया, तो ये चीज़ पता चला कि नहीं, कुछ कंडीशन में इनकी जो सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि थियोडोरसन ने बताया कि तथ्यों के बीच के संबंध के दावे के साथ किया गया एक रिसर्च स्टेटमेंट को ही क्या नाम है, हाइपोथेसिस कहा जाता है। वहीं पे कैरलिंगर ने आपको बताया कि दो चरों के बीच के जो संबंध होते हैं उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। वहीं पे क्या नाम है कि ब्लैक और चैंपियन ने 1976 में बताया कि किसी वस्तु के विषय में रिसर्चर स्टेटमेंट जिसकी वैधता आमतौर पे अज्ञात हो। तो मैंने कहा कि वो जो ऑब्जेक्टिव उसका अज्ञात था, तो वहाँ पे टेक्निक्स और टूल्स के माध्यम से अपने रिसर्च एरिया में जब जाता है तो वो चीज़ क्लियर कर लेता है कि नहीं, ये चीज़ है या नहीं है। उसके बाद हम आते हैं, कुछ ऐसे वैज्ञानिकों ने दावा किया कि
परिकल्पनाओं के कुछ ऐसे उदाहरण जन्म दिए जो हमेशा कभी न कभी उसके प्रयोग किया जाता है। जैसे उन्होंने उन्होंने बताया कि समूहों का अध्ययन उच्च विभाजन उपलब्धियों में वृद्धि करता है। समूहों का अध्ययन उच्च विभाजन उपलब्धियों में वृद्धि करता है। वहीं हॉस्टल में रहने वाले हॉस्टल में न रहने वाले की अपेक्षा अल्कोहल का प्रयोग अधिक करते हैं। कहने का मतलब है कि हॉस्टल में रहने वाले और हॉस्टल में न रहने वाले की अपेक्षा अल्कोहल का प्रयोग करता है, यानी जो हॉस्टल में रहते हैं वो अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। ये मैंने कुछ वैज्ञानिकों ने स्टेटमेंट अपने कुछ हाइपोथेसिस के माध्यम से उन्होंने बताया था। फिर वहीं पे उन्होंने कहा कि जो युवतियां हैं 16 से 30 की आयु वर्ग की हैं, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की अधिक शिकार होती हैं। अपेक्षाकृत मध्य आयु की महिलाओं जो 30 से 40 वर्ष के बीच की हैं, कहने का मतलब जो युवतियां हैं, जो फीमेल हैं, जो वीमेन हैं, वो 16 से 30 वर्ष की महिलाओं के प्रति जो होने वाले अपराध हैं वो अधिक है, बल्कि मध्यम आयु की महिलाओं की अपेक्षा जो 30 से 40 वर्ष की है। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि निम्न वर्गीय पुरुष मध्यम वर्गीय पुरुषों की अपेक्षा अधिक अपराध होता है। मध्यम वर्गीय पुरुष में अपराध कम होता है, बल्कि निम्न वर्गीय पुरुष में जो है अपराध अधिक होते हैं। वहीं पर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है कि उच्च परिस्थिति तथा उच्च योग रखने वाले छात्र आंदोलनों में निम्न परिस्थिति या निम्न योग्यता रखने वाले छात्रों की अपेक्षा कम होती है। जो उच्च परिस्थिति यानी हाई डिजिग्नेशन पे रहने वाला या फिर हाई क्वालिफाई करने वाला स्टूडेंट छात्र आंदोलनों में निम्न परिस्थिति या निम्न योग्यता रखने वाले छात्रों की अपेक्षा कम भाग लेते हैं। उन्होंने एक और बताया कि सामाजिक एकता बढ़ने से आत्महत्या की दर कम होती है, बल्कि सामाजिक एकता होने से बढ़ती है। सामाजिक एकता बढ़ने से आत्महत्या की दर कम होती है और सामाजिक एकता कम होने से भी बढ़ती है। एकता अधिक भी बढ़ गई तब भी आत्महत्या करेगा। और सोशोलॉजी यूनिटी जो है, सोसाइटी की जो यूनिटी है वो कम होगा तभी बढ़ेगा। युवा वर्ग के लोग लोकतांत्रिक नेतृत्व द्वारा किए गए सामाजिक विकास के प्रयासों में अधिक संतुष्ट होते हैं अपेक्षाकृत निरंकुश नेतृत्व के प्रयासों से। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे डिफिनेशन दिए थे, वहीं पर उन्होंने बताया कि शिक्षित महिलाओं को सामने विवाह के बाद अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा सामंजस्य की समस्याओं से अधिक जूझना पड़ता है। शिक्षित महिलाओं के सामने विवाह के बाद अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा सामंजस्य की इस समस्याओं को अधिक जूझना पड़ता है। जो शिक्षित महिलाएं विवाह के बाद अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा, क्योंकि जो शिक्षित महिलाएं होती हैं जो शादी के बाद घर परिवार में आप देखते हैं कि आए दिन जो है कि इतनी पढ़ी लिखी बहुएं आ रही, उसके बाद भी क्या नाम है तमाम प्रकार की जो परेशानी आती है घर में, जो भी परेशानी आती है वो सामना नहीं कर पाती है कभी कभी, चाहे वो हम सास या बहू के रूप में देखा जाए या जो भी बहू का जो रिलेशन होता है वहाँ पे उसके घर में ससुराल में, वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाती है। और आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या नाम है कि लोग ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील होने का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हस्बैंड जो है कि प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, चाहे बाहर वो काम करता है अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी घर की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए वो बाहर काम करता है, लेकिन उसकी वाइफ घर में ही रहती है और घर में हो सकता है कि उसकी ननद, सास, ससुर, जो भी रिलेशनशिप होगा सभी लोग उसी घर में रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसके जाने के बाद वो तो ड्यूटी करने, लेकिन कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसके परिवार में कुछ ना कुछ अगर कमेंट होता है तो शायद वो एडजस्ट नहीं कर पाती है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जैसे भी होता है चलता है, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में वो अलग ही हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कहता है। और कुछ वैज्ञानिकों ने जो स्टेटमेंट दिया ये रियलिटी 100% सही है, इसको माना जा सकता है। हाँ,
इसलिए जो कहा जाता है कि जो अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं जो शादी के बाद वो घर में सामंजस्य नहीं कर पाती है, बल्कि उनकी अपेक्षा जो अशिक्षित महिलाएं होती है वो घर में शादी ब्याह के बाद वो सामंजस्य में फिट हो जाती है। कहने का मतलब अशिक्षित महिलाएं, उनको क्या मतलब है, उन्हें करना है खाना है, वो हर चीज़ केयर नहीं करेंगी। पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं तो शायद हो सकता है कि वो हर चीज़ की केयर करें, तो उन्हें जो है कि हर चीज़ के लिए येस या नो ऑप्शन आएगी। तो कहीं ना कहीं परिवार चलाने में कहीं ना कहीं वो एक कलश तो उत्पन्न होगी ही। तो कला जब होगी तो कहीं ना कहीं समस्याएं होगी, जब समस्याएं होगी जब उत्पन्न होगी तो फिर समस्याओं को निराकरण करने के लिए हो सकता है कुछ, या तो इंसान वहाँ से अलग हो जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया ये 100% सही है। रिसर्च में भी काफ़ी समझ में आया कि जो हाईली क्वालिफाई वीमेंस है शादी के बाद, शायद वो जो सास ससुर होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, कम पढ़े लिखे थे, उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। तो अगला स्टेटमेंट था कि आर्थिक अस्थिरता किसी भी प्रतिष्ठान के विकास में अड़चन पैदा पैदा कर देती है। आर्थिक स्थिरता किसी भी प्रतिष्ठान के विकास में अड़चन पैदा कर देती है। जैसे जैसे कार के घटनों में वृद्धि होती है, व्यवसाय से मिलने वाला संतोष भी कम हो जाता है। जब जैसे जैसे कोई, अगर मान लीजिए कोई, अगर हम शॉप की बात किया जाए, वहाँ कार जो वर्किंग है उसकी कार में वृद्धि होती है और व्यवसाय से मिलने वाला संतोष भी कम हो जाता है। व्यवसाय से, आप कहने का मतलब ये है कि जब शॉपकीपर रात दिन मेहनत कर रहा है, उसके काम में प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, चाहे वर्कर के रूप में या चाहे प्लस वो जो शॉपकीपर है दुकानदार के रूप में। लेकिन उसके बाद भी जो उसका मेन मेन प्रॉफिट है बिजनेस, अगर उसका मेन प्रॉफिट अच्छी हो जाती है तो शायद उसके अंदर में संतोष नाम की चीज़ तो बहुत अच्छी हो जाती है कि कम के बजाय उसकी अधिक हो गई, चलो कम से कम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना हमें बेनिफिट मिल रही है। आदमी जितना अपने शॉपकीपर या दुकान में वर्कर के माध्यम से खुद इतना मेहनत करता है और उसको बेनिफिट नहीं मिलती है तो शायद वो, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जब उसके मन में जब प्रॉब्लम होगी तो सेटिस्फाइड ऑलरेडी कम होगी। जब सेटिस्फाइड जब कम होगी, संतोष नाम की जो वाक्य है जब उसके मन में कम होगी तो हो सकता है कि उसके बिजनेस में भी इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह वो मेहनत करेगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चीज़ भी जो कहा गया है कि आर्थिक, जैसे जैसे कार की घटनाओं में वृद्धि होती है व्यवसाय में मिलने वाला संतोष भी कम हो जाता है। वहीं पे कुंठा के कारण आक्रामकता पैदा हो जाती है। आप देख लीजिए समाज में जो अकेले हैं, कुछ लोग हैं जो सोसाइटी में रहने नहीं रहना चाहते हैं या किसी कारण से उनकी समाज से जो है नाता कट गया हो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या नाम है कि समाज में रहने के लिए कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे वो परिवार के रूप में हो या फिर कोई भी रूप में हो। क्योंकि ये कहा जाता है कि परिवार एक ऐसा साधन है जो आदमी सामंजस्य बैठा के और समाज में रह सकता है और आगे बढ़ सकता है और विकास कर सकता है। तो परिवार एक ऐसा साधन है जिसे हम कभी कभी मनोरंजनात्मक साधन भी माना जाता है, जिसे हम प्रोग्रामर फैमिली के रूप में भी माना जाता है कि फैमिली एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप समाज से कट गए, जब आप लोगों से कट जाएंगे तो आपके मन में कुंठा भाव आएगी, ना आप किसी से मिलेंगे ना कोई किसी से आप अपने दिल की बात कहेंगे। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि आपके मन में हो सकता है कि जो निगेटिविटी है, जो समाज के प्रति, परिवार के प्रति, लोगों के प्रति जो नकारात्मक सोच है, तो कहीं ना कहीं जब परसेंटेज हाई होगी तो आपके दिमाग पे हावी होगा। जब आपके दिमाग पे हावी होगा तो कुछ ना कुछ गलत काम कराएगी, कोई भी गलत काम कराएगी जिससे आप क्राइम कर सकते हैं वो, क्योंकि गलत काम ही क्राइम के रूप में आती है तो क्राइम होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि कुंठा के कारण आक्रामकता पैदा करती है। विभक्त परिवारों के बच्चे अधिक अपराधी बनते हैं। विभक्त परिवार विभक्त परिवारों के बच्चे अधिक अपराधी बनते हैं। ज्वाइंट फैमिली में अगर सपोज करिए कि कोई किसी का परिवार हो, उस घर में 4 बच्चे हो, चारों की शादी हो गई हो, या किसी एक की शादी हुई है, उसके चारों भाई ऑलरेडी हो, उसकी पत्नी बच्चे प्लस उसके
माता पिता मतलब बच्चे के माता पिता, अंकल, बुआ, दादी, दादा, सभी रिश्तेदार एक साथ रह रहे हैं। वहाँ पे एक जो बच्चा पैदा होगा उसकी जो प्रथम पाठशाला परिवार होता है, शायद उसकी जो लालन पालन होगे बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। लेकिन अगर सपोज करिए कोई न्यूक्लियर फैमिली में शायद उतनी बढ़िया नहीं हो सकती है। अगर दोनों हाउस मतलब हस्बैंड एंड हाउस जो है दोनों जॉब कर रहे हैं केयर टेकर के, बस केयर टेकर क्या करेगा, वो जितना पैसा लेगा उसको जो मेन चीज़ें होगी वो करेगा। लेकिन जब आपका स्वयं बच्चा होगा तो आप उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में हमेशा आप सोचने के लिए तत्पर रहेंगे। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं होती है, तो जो विभक्त परिवार होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली, कभी न कभी वो उसके लिए दिक्कत होती है। और जब पूरा परिवार में जब रहता है बच्चा तो कोई ना कोई गलती करता है तो कोई ना कोई उसका जो रिलेशनशिप होता है उसको टोक देता है, नहीं बेटा आप ऐसे करो वो करो, ये गलत काम है। तो जो भी है, मतलब डराने का भी एक आइडिया होता है, जो गलत काम करने से डर जाता है, बाद में कहता है नहीं करेंगे, लेकिन वही न्यूक्लियर फैमिली में कौन करेगा। इसलिए विभक्त परिवारों के बच्चे अधिक अपराधी होते हैं, ये बात भी 100% फिट बैठती है। वहीं पे कहते हैं कि उच्च वर्गीय लोगों के निम्न वर्गीय लोगों की अपेक्षा कम बच्चे होते हैं। ये भी 100% सही है। उच्च उच्च वर्गीय लोगों के, हाई प्रेस्टीज वाले के घर में और लो प्रेस्टीज वाले के घर की अपेक्षा कम बच्चे होते हैं। इस बात को भी समझिए। उच्च वर्गीय लोगों के निम्न वर्गीय लोगों की अपेक्षा बच्चे कम होते हैं। किसके यहाँ? जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जो हर चीज़ से वेल मेंटेन होते हैं, जो हर तरह से, हर प्रकार से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये चारों प्रकार से जो व्यवस्थित होते हैं। तो कहने का मतलब यही था कि जो हाई प्रेस्टीज वाले हैं उनके यहाँ बच्चे कम होते हैं, निम्न वर्गीय परिस्थिति वाले के यहाँ। आप देखे होंगे जो कभी गरीब बच्चों की तरफ आप जाते हैं जिनकी कोई स्टेटस नहीं होती है, समाज में बहुत कम स्टेटस है, उनके यहाँ फैमिली वेल मेंटेन अच्छी होती है, उनके यहाँ बच्चे भी अधिक होते हैं, करीब वहाँ एक दो तीन चार जो भी होते हैं। लेकिन आप निम्न जो उनके यहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन हाई प्रेस्टीज वाले के यहाँ भी बच्चे कम होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक ने हाइपोथेसिस के बारे में जो स्टेटमेंट दिए वो 100% एक रिसर्च के आधारित पर उन्होंने दिया था। ये आप मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो 100% सही थे। वहीं पे आप आइए, क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन। प्राकल्पनाओं के निर्माण में कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। प्रकल्पनाओं के निर्माण के लिए कुछ मापदंड या क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। प्रकल्पनाएं कभी भी प्रश्न के रूप में नहीं बनाई जाती है। प्रकल्पनाएं कभी भी प्रश्न के रूप में नहीं बनाई जाती है। कैनेथ बेली 1982 में, बेकर 1989 में, सैलेटिज आदि 1970 में, सारकोसा 1998 में प्राकल्पना निरूपण में कई मापदंडों को ध्यान में रखने के लिए कहा। ये जितने प्रकार के साइंटिस्ट का मैंने नाम लिया, इन्होंने हाइपोथेसिस के बारे में बहुत ही, मतलब एक तरफ से ये बताया जाए कि कुछ चीज़ें जो है कि आपको मेजरमेंट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो भी उसके टेक्निक्स टूल हो, क्योंकि हाइपोथेसिस में कभी भी प्रश्न नहीं बनाई जाती, ये चीज़ क्लियर कीजिएगा। प्राकल्पनाएं अनुभव द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए। प्राकल्पनाएं अनुभव द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए। अगर किसी समस्या में, अगर वीमेन से रिलेटेड, चाहे पुरुष पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी सोशियो इकोनॉमी को लेके, तो मैंने कहा कि इस महिला की जो है, इस समुदाय की महिला की जो है सोशियो इकोनॉमिक स्थिति का अध्ययन करना है। तो आपका अनुभव यही नहीं है कि आप, प्रकल्पनाएं अनुभव द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा, इसलिए सोशियो इकोनॉमी का उसका स्टडी कर रहे हैं। तो जब स्टडी करने के बाद वो समझ में आएगी है या नहीं है,
चाहे वो सही है या गलत है। प्राकल्पनाएं अनुभव द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। दूसरा, वह सुस्पष्ट और सूक्ष्म होनी चाहिए। वह सुस्पष्ट और सूक्ष्म होनी चाहिए। तीसरा, प्रकल्पनाएं के कथन विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। जो प्रकल्पनाएं के कथन होते हैं वो विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। जिन चरों के बीच जिन चरों के बीच संबंध स्थापित किया जाना है उनका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। आप जिन चरों के बीच में जो वेरिएबल्स लेके आप चलते हैं, जो भी आप किसी रिसर्च प्रपोजल में या फिर अपने जो क्वेश्चनर या इंटरव्यू शेड्यूल में या जो भी आप अपने वेरिएबल्स लेके चलते हैं, उनके बीच का जो संबंध होता है स्थापित किया जाता है, उनके विशेष उल्लेख नहीं किया जाता है। जिन चरों के बीच संबंध स्थापित किया जाना है उनका विशेष उल्लेख नहीं किया जाता है। इनमें केवल एक ही समस्या का उल्लेख होना चाहिए। ये 5 प्रकार की थी पॉइंट। प्राकल्पनाएं अनुभव द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो। दूसरा, वह सुस्पष्ट और सूक्ष्म होनी चाहिए। तीसरा, प्रकल्पना के कथन विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। चौथा, जिन चरों के बीच संबंध स्थापित किया जाना है उनके विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। पांचवा, इसमें केवल एक ही समस्या का उल्लेख होना चाहिए। कोई भी टॉपिक होता है तो उसका एक ही समस्या होती है, उसका उल्लेख होना चाहिए। प्रकल्पना या तो डिस्क्रिप्टिव हो सकती है या संबंधात्मक स्वरूप में होनी चाहिए। इसलिए विवरणात्मक स्वरूप घटनाओं में वर्णन तो होता है और संबंधात्मक स्वरूप के चरों के बीच संबंध को स्थापित करती है। वहीं पे प्रकल्पनाएं निर्देशित, डायरेक्शनल, गैर निर्देशित, निराकरणी, नल स्वरूप हो सकती है। कहने का मतलब, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने हाइपोथेसिस को लेके अपने रिसर्च एरिया में जब आप शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको समझ में आती है कि आपके हाइपोथेसिस या तो सही भी हो सकते हैं या तो फिर नल हाइपोथेसिस हो सकते हैं या डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्ट करने का ये सबसे बेटर है कि जब परिणाम आता है या तो सही आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम आगे आते हैं कुछ नेचर ऑफ हाइपोथेसिस, जिसे परिकल्पनाओं की प्रकृति कहा जाता है। यह वैज्ञानिक तर्कसंगत परिकल्पनाओं में निम्नलिखित मापदंड होने चाहिए। जैसे आगे दिखा जाए क्या हो सकते हैं। यह सार्थक समाजशास्त्री तथ्यों को सटीक रूप से प्रदर्शित करता हो। यह सार्थक समाजशास्त्री तथ्यों को सटीक रूप से प्रदर्शित करता हो। यह विज्ञान के अन्य अध्ययन क्षेत्रों के विस्तृत सार्थक विवरणों को विपरीत नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यह विज्ञान के अन्य अध्ययन क्षेत्रों के स्वीकृत सार्थक विवरणों को विपरीत नहीं होना चाहिए। इसे अन्य रिसर्चर के अनुभवों पर विचार करना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप कोई भी समस्या के जब चयन करके और शोध करते हैं तो आप उससे पहले भी एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि जितने पहले भी इससे पहले रिसर्चर जो ने रिसर्च किया था उस समस्या को लेके या प्रॉब्लम को लेके रिसर्च किया था, क्या उसकी फाइंडिंग कैसे आए थे। जैसे हम डिस्क्रिप्टिव या सेकेंडरी मेथड में हम यूज़ करते हैं तो उसका वो चीज़ समझ में आती है कि वो कैसे कैसे किया था, उसकी फाइंडिंग क्या थे। तो इसलिए इसे अनुसंधानकर्ता के अनुभवों पर विचार करना चाहिए। ये 4 पॉइंट थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि परिकल्पनाएं सही है या गलत नहीं कहा जा सकती, वे तो अनुसंधान के शीर्षक के अनुरूप या विपरीत हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक गांव में गरीबी के कारण को इन अर्थों में खोजा जा सकता है। सपोज कहिए कि किसी गांव में गरीबी के कारणों के कारण को खोजा जा सकता है, इस पर रिसर्च चल रहा है। तो उस पर कोई भी टॉपिक होगा, गरीबी के कारण है, जो कारण है तो क्या रीजन हो सकता है। क्योंकि गांव है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगी। जिनके पास जमीन है वो कर रहे हैं, जिनके पास नहीं हो दूसरों पर आश्रित है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि उसके जो प्रश्न अंदर बनेंगे, कृषि का कम विकास गरीबी का कारण हो सकता है। कृषि का कम विकास गरीबी का कारण हो सकता है। मूल संरचना की कमी
जैसे बिजली, बाजार, सड़कें गरीबी के कारण हो सकते हैं। संसाधनों में कमी, पानी, मिट्टी, खनिज पदार्थ, सहायक संसाधनों की कमी, वर्षा, सिंचाई, पशुधन और सामाजिक व्यवस्था की व्यवधान, ऋण, मूल संरचना, फिजूल खर्च आदि बाजार ग्रामीण विकास में बाधा डालती है। तो इस तरह जो महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं जो बनी हैं वो इस तरह बनी है कि ग्रामीण ऋण की उपलब्धता तथा ऋण तक पहुंच के सापेक्ष रूप में जुड़ी होती है। तो इस तरह मैंने आपको कुछ बताया कि परिकल्पनाएं किस सबसे मिलके बनी हैं, कुछ परिकल्पनाओं या हाइपोथेसिस कुछ मैंने साइंटिस्ट के द्वारा, क्या नाम है, रिसर्च साइंटिस्ट के द्वारा मैंने कुछ, क्या नाम है, डिफिनेशन आपको बताया। उसके बाद भी कुछ ऐसे डिफिनेशन जो कुछ वैज्ञानिकों ने चर के आपस में किस प्रकार संबंध होते हैं, उन्होंने जेन्युइन, क्या नाम है, कि डिफाइन किया। क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बताया, नेचर ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बताया। ये रिसर्चर चाहे तो रख सकता है या नहीं रख सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ हाइपोथेसिस का यूज नहीं की जाती है और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा यूज भी की जाती है, लेकिन रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी समस्या का जब चयन करके शोध करता है तो उसे ये चीज़ तो समझ में आनी चाहिए कि इसमें हाइपोथेसिस लेंगे तो टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्ट तभी कर सकता है जब उसके बारे में जानेगा कि टेस्ट कैसे किया जाता है। इसलिए आज की टॉपिक यहीं ख़त्म। फिर आगे भी हाइपोथेसिस के बारे में पार्ट के रूप में लेक्चर होगा और आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम इसको, क्या नाम है, कि सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।